हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक मैसेकर सर। एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो सर के पास में है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईएएस ऑफिसर को एक जानना चाहिए कि उसकी कमिटमेंट या उसकी जो भी निष्ठा है वो उसके काम के प्रति और एक आम आदमी के प्रति होनी चाहिए। पॉलिटिकल बॉसेस तो आज है, कल नहीं रहेंगे। सर, एनी ऑफिसर इन स्टेट सर्विस कि आपकी निष्ठा तो आपके काम प्रति और आम आदमी के प्रति रखो, बट आपका ईगो जरा कंट्रोल में रखो। डेस्टिनी में कितना बिलीव करते? डेस्टिनी में मैं बिलीव करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्म पे नहीं विश्वास करता। आदमी को तो अपना काम करना ही चाहिए। मजाक से तो मैं कहता हूँ कि जिस जमाने में आदमी के हाथ में घड़ी नहीं थी तब वो वक्त ज़्यादा समझ पाता। आज घड़ी हाथ में आने के बाद भी वो वक्त की कीमत नहीं समझ पा रहा है। अगर आपके पास में पावर है तो सलीके से उसका इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए? जहाँ तक मैं सोचता हूँ, पावर एक आम आदमी के लिए, कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए हम कैसा उसका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सुसाह्य या ज़्यादा कंफर्टेबल बना सके। नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अगर साथ काम करने लगे तो वो इस धरती को स्वर्ग भी बना सकते और इस धरती को नरक भी बना सकते। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक मैसेकर सर। एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो सर के पास में है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राज्य में विकास की कई नई परियोजनाएं साकार हो रही हैं, आ रही हैं। इन सब के बीच में पर्यावरण का बहुत हद तक ख्याल रख के किस तरीके से विकास किया जा सकता है, एक तरीके से इस जिम्मेदारी को निश्चित करने की जो है जो पद है उसको सुशोभित कर रहे हैं मैसेकर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो है उसके चेयरमैन हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और आपने राज्य भर में कई जगहों पर काम किया है, तो प्रशासनिक स्तर पर आपका वृहद अनुभव है। ये जो नाम है सर, इसको याद करने में या इससे परिचय मेरा खुद का होने में बतौर एंकर मुझे भी थोड़ा सा समय लगा है। तो आपसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखें। मुझे लगता है कि इस विभाग के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से काम करता है, और बहुत हद तक हमारे जो दर्शक हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनको भी इस विभाग और आपके काम के बारे में बहुत हद तक जानकारी नहीं होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक मैसेकर। आपने जिसके बारे में कहा, स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में हम सिया कहते हैं, आसान पड़े इसलिए। देश में हमारे पहली बार पर्यावरण का कानून 1986 में बना। जैसे कि आप सभी को, आप दर्शकों को भी पता है, 1984 में यूनियन कार्बाइड का इंसिडेंस हुआ। भोपाल में मिथिल आइसोसाइनाइड लीक होकर करीब 3000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद ये इशू हॉट टॉपिक बन गया कि एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हो या अलग अलग जो भी एक्टिविटी चल रही है, इसके लिए फिर केंद्र शासन ने 1986 में ये कानून बनाया, एनवायरमेंटल कानून, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल एक्ट 1986। और उसके बाद इंडिया में एनवायरमेंट के बारे में ज़्यादा अलर्टनेस, ज़्यादा जागरूकता आ गई। 1994 के बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने की प्रोसेस शुरू हो गई कि भाई जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या इंडस्ट्री कर रहे हो या माइनिंग कर रहे हो, उसका एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है और ये किस हद तक हम ये इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। 2006 में एक्चुअल ये अथॉरिटीज़ बनाई गई। हर स्टेट के लिए एक स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, और स्टेट का जो भी वर्कलोड है उस हिसाब से उसको असिस्ट करने के लिए स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, सीएक जिसको हम कहते हैं। महाराष्ट्र में 3 सीएक काम करती है मेरे साथ। नंबर 1 की जो है वो इंडस्ट्री देखती है, माइनिंग देखती है, और ये क्लियरेंस जो है इंडस्ट्री और माइनिंग के, उनके तरफ से इवैल्यूएट करके मेरे पास आते हैं। नंबर 2 की जो कमेटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ मुंबई और कोंकण की देखती है।
ये एरिया थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ CRZ का संबंध आता है, कोस्टल रीजन होने की वजह से, और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए SC 3 है। तो ये तीनों कमिटीज़ ये प्रपोजल स्क्रूटिनाइज करके अथॉरिटी के सामने भेजती है और अथॉरिटी फिर उसको क्लियरेंस देती है। जनरल अगर मोटा मोटा हमको कहना है तो 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, उनको ये क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। और अगर ये 1,50,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो उनको एक 3 महीने की स्टडी करना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ने जा रहा है, और वो असर हम देखते हैं और उसके बाद विथ सर्टेन कंडीशन हम उनको मंजूरी दे सकते हैं। माइनिंग के बारे में सैंड माइनिंग है, स्टोन माइनिंग है, स्टोन क्वारीज है, इंडस्ट्रीज़ है अलग अलग, इन पे इनका क्या एनवायरनमेंट पे असर होता है, या रोड्स है, बड़े बड़े रोड्स, अभी जैसे कि समृद्धि मार्ग है या एक्सप्रेस वे है, उनको भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए आना पड़ता है। आमतौर पे 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए जाते। एक क्लासिफिकेशन जैसे कि बहुत बड़ी अगर कोयला खदान है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको क्लियरेंस देती है, लेकिन मेट्रिक टन पर डे अगर वो निकालता है तो उसको क्लियरेंस देने के अधिकार हमारे पास है। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट है या एक कैटेगरी का प्रोजेक्ट है वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्लियरेंस के जाते हैं, और बाकी सब प्रोजेक्ट्स ये स्टेट एनवायरमेंटल अथॉरिटी क्लियर करती है। और जैसा मैंने पहले कहा, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाहे वो रिवर डेवलपमेंट हो, रोड्स हो या कंस्ट्रक्शन के हो, वो सभी हमारे पास आते हैं और हमारे तरफ से मंजूरी उनको दी जाती है। मैंने मेरी भूमिका में बताया था कि आप किस तरीके से किसी भी विषय पर एक प्रोफेसर बन के समझाते, तो मुझे लगता है कि ये जो विभाग है, जो सवाल मेरे मन में होगा वो दर्शक भी बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि किस तरीके से आपका जो विभाग है वो काम करता है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण और ज़रूरी सवाल ये है कि मौजूदा दौर में जिस तरीके से महाराष्ट्र विकसित हो रहा है, ये समय की भी ज़रूरत है कि महाराष्ट्र को बहुत बेहतर तरीके से विकसित किया जाए। ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो है वो सरकार प्रयासरत है। ऐसे में ये तो ज़रूरी है, संभव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको विकास करना है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि पर्यावरण का संरक्षण करने के साथ में इस विकास को जो है उसके लक्ष्य को हासिल किया जाए। तो इसके मद्देनज़र क्या कुछ प्रयास रहता है, ना केवल आपके विभाग का बल्कि आपका इंडिविजुअल भी किस तरीके से अप्रोच रहता है कि ये पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो बहुत हद तक पुख्ता तरीके से सुनिश्चित की जाए विकास करते समय? ये दोनों में बैलेंस करना ही हमारा जॉब है। हम डेवलपमेंट को तो रोक नहीं सकते, और एट द सेम टाइम हम ऐसा कोई एक्टिविटी को अलाउ नहीं कर सकते कि जो पर्यावरण को डैमेज करे या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो ये दोनों के बीच का रास्ता ढूंढना, और उसका उनको प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हम कहते हैं। जनरली जो भी ये प्रोजेक्ट लेके आता है उसको प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कहते हैं, जिसका ये प्रोजेक्ट है वो उसको एडवाइस करना। जैसे कि शहर में आजकल पानी की बहुत किल्लत हो रही है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेट करना, मतलब जब भी आप पानी एक आधा कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसमें से आमतौर पर जो बारिश आती है वो ज़मीन में सोख की जाती है और वो वाटर टेबल को बढ़ाती है। बट जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, जब आप सीमेंट का करते हो या, तो फिर वहाँ वो पानी नहीं सोख पाती। तो ये पानी को रिचार्ज कैसे किया जाए, इसलिए अलग अलग तरीके से वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा सकता। उसी तरह से सीवेज जो निकलता है, वो सीवेज को ट्रीटमेंट कैसा करना है, उसको कहाँ प्रॉपर STP, मतलब जहाँ सीवेज ट्रीट होके बाहर आता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनानी है। ऑर्गेनिक वेस्ट है तो ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर में उसको डालना है और उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाना चाहिए। अगर फायर लगती है, फायर हैजार्ड है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। एवरी बिल्डिंग विच इज़ मोर देन 24 मीटर के ऊपर हाइट पे है तो उसको फायर क्लियरेंस मैंडेटरी है।
और सिर्फ फायर क्लियरेंस मैंडेटरी नहीं, तो उसमें फायर अलार्म्स, स्प्रिंकलर सिस्टम और रेफ्यूज एरिया, ताकि अगर 6वें माले पे कोई है और आग लग जाती है तो वो सीधा 7वें माले पे जाएगा जहाँ रेफ्यूज एरिया है, वहाँ वेट करेगा कि फायर रेस्क्यू टीम उसको वहाँ से रेस्क्यू करे। ये अलग अलग एंगल से हम प्रोजेक्ट को देखते हैं। और फिर वहाँ प्लांटेशन लगाना है। हर एकड़ के पीछे अगर 1 एकड़ का प्लॉट है तो 80 प्लांट्स कम से कम वहाँ लगना है। अगर आप एग्जिस्टिंग कोई प्लांट को काट रहे हैं तो वो उसका एज कंसिडर करके, उसका थिकनेस या गर्थ कहते हैं हम उसको, उसकी चौड़ाई प्लांट की, वो कंसिडर करते उसके इन लियो ऑफ दैट, मतलब उसके वो काट रहे उसके लिए आपको कॉम्पेंसेटरी प्लांटेशन करना पड़ता है। तो वो कितने करने हैं, 10 करने हैं या 15 करने हैं, वो हम उनको बताते हैं। किस तरह के प्लांट लगाना चाहिए, जैसे कि समझो एक अस्पताल है, अस्पताल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके बाजू में ऐसी कोई प्लांट नहीं लगा सकते कि जिससे उसको पेशेंट को अस्थमा हो तो बढ़े, उसको एलर्जेंस उसके पास जाए। तो कौन सा प्लांटेशन करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से करना है, सीवेज ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको उसका एनर्जी कंजम्पशन नीचे लाना है। क्योंकि जैसा भी आप सभी सुनते हैं क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं हम, तो जितना एनर्जी एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए फिर चाहे सोलार वाटर हीटर का यूज़ हो या सोलार पावर प्लांट का यूज़ हो, ये यूज़ करके बिल्डिंग का एनर्जी कंजम्पशन नीचे लाना है। सो जो भी प्रोजेक्ट 1,50,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है उसका कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट किया जाता है, और ये कार्बन फुटप्रिंट उसके लाइफ टाइम में, मतलब बिल्डिंग की लाइफ साइकिल रहती है जनरली 50 to 60 ईयर्स, उसमें वो कार्बन फुटप्रिंट न्यूट्रल हो जाए, इस तरह से हम उनको एडवाइस करते हैं। वो फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्लांटेशन की वजह से हो, या सोलार पावर या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हो, या इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ हो, या फिर सोलार पावर जनरेशन हो, ये सभी तरीके। और इतना ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि सेंसर लगा दो आप कॉमन एरिया लाइटिंग को, जब वहाँ कोई मूवमेंट है तभी लाइट जलेंगे, अदरवाइज वो तो वहाँ लाइट की ज़रूरत ही नहीं। तो इस सब को देखते हुए हम एनवायरनमेंट पे जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है उसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने की कोशिश करते हैं, और उस तरह से उनको एडवाइस करते हैं। और उसके बाद ये डेवलपमेंट को कोई रोकने की कोई वजह ही नहीं। सो बेसिकली बैलेंसिंग बिटवीन द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड द डेवलपमेंट, ये हमारा मेजर रोल रहता है और मेजर हमारा ये काम रहता है। आपकी जो पूरी की पूरी जीवन यात्रा रही है, बतौर सर्विस की IAS ऑफिसर जो पूरी की पूरी जीवन यात्रा रही है, अलग अलग तरह के आपने अनुभव हासिल किए हैं। अब आपसे बातचीत करें तो आप ऐसा लग रहा है कि कोई पर्यावरणविद हैं और वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ किया जाना चाहिए और किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। अर्बन शहरों का जो एक तरीके से शहरीकरण का जो दौर रहा है या जो चलन रहा है, वो एक तरीके से बड़ी चुनौती भी रही है, और अर्बन सेक्टर में आपकी एक तरीके से जो पूरी की पूरी सर्विस रही है उसमें मास्टरी भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। आपने कई जगहों पर शहरों के सस्टेनेबल विकास को लेकर बहुत हद तक काम किया है। तो मौजूदा दौर में राज्य जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, शहरों के ऊपर में जो बोझ बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है और नई तरह की चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, तो ये किस तरह की चुनौतियां हैं, ना केवल शहरों के लिहाज से उन्हें अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो डेवलपिंग या प्लानिंग एजेंसीज हो सकती हैं या उस शहर में रहने वाले नागरिक भी हो सकते हैं, कि वो अगर इन कामों को करें तो बहुत बेहतर तरीके से वो अपने शहर को एक तरीके से खड़ा कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, या लंबे जीवन के लिए उस शहर को एक तरीके से बचा के रख सकते हैं। महाराष्ट्र एक वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट है। तमिलनाडु और हम करीब करीब साथ ही चल रहे हो, और सून महाराष्ट्र विल बी मोर अर्बनाइज देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया। महाराष्ट्र के अपने अपने इश्यूज है। हमारे पास 27 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, 232 म्यूनिसिपल काउंसिल्स है,
और नगर पंचायत है। अर्बन एरियाज़ के इश्यूज़ अलग है, रूरल एरियाज़ के अलग है। अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले यूथ्स को या जो हमारा युवा वर्ग है वो वहाँ वापस नहीं जाना चाह रहा है, वो शहर में ही बसना चाहता है, शहर में ही कुछ करना चाहता है। इन सभी वजह से अर्बनाइजेशन का रेट बढ़ रहा है। बेसिकली अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिटीज़। एक सेंसस टाउन बोलते हैं, जो हमारा सेंसस होता है जो अभी शुरू होने वाला है 2027 में, उसमें शहर किसको क्लासिफाई किया गया। अब उसकी भी कोई ये है कि भाई वो शहर में पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर किलोमीटर के ऊपर होना चाहिए। सेकेंडली, वहाँ का जो भी एम्प्लॉयमेंट है मोर देन 75% शुड बी इन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो जहाँ जहाँ ऐसे अर्बन सिटीज़ या इलाके आ रहे हैं, ये तो बढ़ तो रहे हैं बट उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे वो सीवेज की सुविधा हो या फिर रोड्स की सुविधा हो। अर्बन प्लानिंग एक अलग इशू है। अर्बन प्लानिंग के कुछ नॉर्म्स है जिसमें हम हर सिटी का डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। उसमें हम सोचते हैं कि हर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, ये कम ज़्यादा हो सकता है कि भाई 5 किलोमीटर में एक स्कूल रहेगी, एक प्लेग्राउंड रहेगा, 2 गार्डन्स रहेगी, एक पब्लिक मार्केट रहेगी, एक वेजिटेबल मार्केट रहेगी। ये नॉर्म्स डिसाइडेड है, बट आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि डेवलपमेंट प्लान बनने के पहले ही वहाँ ऑलरेडी रेसिडेंशियल डेवलपमेंट हो चुका होता है और फिर ऐसी हालात में वहाँ वो सुविधा उनको नहीं मिल पाती। अब उसमें से वाटर सप्लाई, सीवेज, ये तो बहुत ज़रूरी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है। तो ये सबकी सुविधा देने के लिए सिटीज़ को आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा, मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा, अर्बन डेवलपमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी रहा, यहाँ NMRDA का कमिश्नर था और बाद में डिविजनल कमिश्नर बोल के भी अर्बन इश्यूज़ को देखता था। अर्बन इश्यूज़ बहुत इंटेंस रहते हैं। रूरल एरिया में एक आध दिन पानी नहीं आए तो शायद उतनी उसकी मतलब लोग उसका जानते नहीं, अपने बारे में जो है वो बाहर नहीं आती क्योंकि वहाँ मीडिया इतना नहीं पहुँचता ही। बट कल अगर नागपुर को एक दिन पानी ना मिले तो इट वुड बिकम ए नेशनल हेडलाइन। पूना को अगर एक दिन सीवेज पूना का सब अनट्रीटेड नदी में चले जाए तो अर्बन इश्यूज काफ़ी इंटेंस रहते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी उतने ही इंटेंस और कॉस्टली रहते हैं। तो ये अब हमको देखना पड़ेगा और ये हमको सोचना पड़ेगा कि अर्बन एरियाज़ में ये सब इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व करें। छोटी सी बात मैं बताता हूँ, हम व्हीकल के बारे में बोलते हैं। आज हर घर में व्हीकल है प्रैक्टिकली। मुंबई और पुणे जैसे जगह पे एक एक घर में 2-2, 3-3 व्हीकल है। जब ये घर बनाए गए तब पार्किंग का इंतज़ाम नहीं किया। आज मुंबई देखो या पुणे देखो, रास्ते पे कार पार्क्स पड़े हुए रहते हैं, कुछ ऑफिशियल, कुछ अनऑफिशियल, कुछ लीगल, कुछ इलीगल। तो आज हमको जब ये सिटीज़ की रीडेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर एक घर में 2 या 3 कार है तो उनको उसका प्रोविज़न करना पड़ेगा कि उनके घर में ही वो पार्क हो सके, ना कि पब्लिक रोड पे। और अगर ऐसा होता है तो जो रोड 24 मीटर का पेपर पे तो दिखता है बट ऑपरेशनल रोड तो 15 मीटर भी नहीं रह जाता। तो ये सब इश्यूज है। हॉकर्स का इशू है नागपुर में तो बहुत बड़ा है। हॉकर्स एक 2 तरह से हमको उनको देखना पड़ेगा। उनका लाइवलीहुड का इशू है। अगर आप उनको हटा दोगे तो उनका लाइवलीहुड कहाँ है, तो उनका लाइवलीहुड भी आपको देखना है और आम आदमी का चलने का भी देखना है।
फुटपाथ पे अगर हॉकर बैठते हैं तो पेडेस्ट्रियन कहाँ से चलेगा, वो तो मेन कैरेज वे में आएगा। मेन कैरेज वे में आएगा तो एक्सीडेंट्स हो गए, और हॉकर्स को हटाओगे तो उसका लाइवलीहुड गया। तो ये सब इश्यूज़ को बैलेंस करते हुए सॉल्यूशन निकाल के आगे जाना, ये एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें अलग अलग ऑप्शंस, सॉल्यूशंस हम सोच रहे, हम उस पर काम कर रहे हैं। अर्बन मिशन है उसके बारे में जो इसमें काम कर रहा है, स्मार्ट सिटी का मिशन है। तो ये सब सोच के अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दो। ऑन द अदर वे आई विल आल्सो से कि रूरल एरियाज़ में भी ये देने चाहिए, क्योंकि अगर रूरल एरियाज़ में ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो तो शायद लोग अर्बन एरिया में उतना माइग्रेट ना करें। पर ये जो काम हो रहे हैं इनमें आपको क्या लगता है कि सक्सेस रेट कितना आपको दिखाई देता है? क्योंकि प्लानिंग तो हो जाती है और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी एक तरीके से करने का प्रयास होता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कुछ सक्सेस रेट मिलता हुआ दिखाई देता है? क्या सक्सेस रेट वाकई में हासिल कर रहे हैं कुछ? जो हम टारगेट करते हैं, जिस उद्दिष्ट से या जिस उद्देश्य से हम इसको बना रहे हैं, सक्सेस रेट 60% के राउंड अबाउट रहेगा। उसकी मेजर वजह ये है, हम सबको, आम सिटीज़न को ये सोचना चाहिए कि वी शुड ओबे द लॉ। हम कितने भी बड़े रोड बनाएं और अगर एक अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है तो वो तो पूरा ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर ही देगा। आप कितने भी अच्छे रोड बनाएं और अगर टू व्हीलर अगर फुटपाथ पे से चलने लगी तो वो तो पेडेस्ट्रियन के लिए रहेगा ही नहीं। तो रूल्स फॉलो करना जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक शायद कितना भी अच्छा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर करो, उसका हम लाभ उठा नहीं पाएंगे। फॉरेन कंट्रीज़ में मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी इंडियन फॉरेन कंट्री में जाए तो क्या वो थूक पाएगा रास्ते पे? क्या रास्ते पे कचरा डाल पाएगा? एक बार उसने डाल दिया, उसको $100 या 400 पाउंड का अगर उसको फाइन बैठ गया तो इसका मतलब है उसको 8,000 या 10,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा भरने पड़ेंगे। और वही आदमी जब फॉरेन से वापस आता है तो जैसे ही वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एयरपोर्ट हो मुंबई का, बाहर आते ही वो सब चीज़ें शुरू कर देता है, कचरा फेंकना, थूकना। हम अगर दूसरे देश के कानून अगर हम ओबे कर सकते तो हमारी मातृभूमि के हम कानून क्यों नहीं ओबे कर सकते? हमारे मातृभूमि के कानून अगर हम ओबे करने लगे तो शायद दिक्कतें इतनी ना आए, समस्याएं इतनी ना आए। हमारे पास आज हम वक्त की बात करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं बोलते हैं, कई घंटों हम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। मतलब मजाक से तो मैं कहता हूँ कि जिस ज़माने में आदमी के हाथ में घड़ी नहीं थी तब वो वक्त ज़्यादा समझ पाता। आज घड़ी हाथ में आने के बाद भी वो वक्त की कीमत नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे हालात जब रहेंगे, और दूसरा कि मेरी पेइंग कैपेसिटी है तो मैं कुछ भी करूँगा, ये एक गलत धारणा है। कई बार तो हम ऐसा कहते हैं कि हमारे कानून ये मतलब मकड़ी के जाल जैसे है, जो भी कोई वीक है वो उसमें फंस जाता है और जो ताकतवान है वो उसको तोड़ के आगे निकल जाता है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये हमने बनाया कानून है और हमको ही उसको ओबे करना है, तब कुछ फर्क पड़ सकेगा। नहीं तो वर्ल्ड टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के भी शायद हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आप NMRDA के चेयरमैन भी रहे हैं और NIT के जो हैं वो कमिश्नर भी रहे हैं। नागपुर में जो विकास की स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ख़ास तौर से आपका कमेंट मैं चाहूँगा कि हमारे नागपुर में 2 डेवलपिंग एजेंसी होने की वजह से NIT और NMC का जो झगड़ा चलता है,
इतने दिन आप रहे हैं नागपुर में, उस शहर पर आपने काम किया है, ये झगड़े की मूल वजह आपको क्या लगती है? क्यों ये झगड़ा जो है वो चल रहा है और आज का नहीं, बहुत पुराना है, और इस झगड़े को कैसे सुलझाया जा सकता है? आई थिंक नागपुर शायद पूरे इंडिया में एकमेव ऐसी सिटी है जी, जो कैपिटल रहने के बाद उपराजधानी बनी है। जब ये सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल थी तब ब्रिटिशर्स ने 1927 में एनआईटी बनाया। जी, क्योंकि ये कैपिटल सिटी थी, उनको लगा कि ये अच्छी तरह से डेवलप हो। कॉरपोरेशन बाद में बनी, जी, बट जब कॉरपोरेशन बनी तो क्लियर कट एरिया डिमार्केशन किया गया कि कॉरपोरेशन के पास क्या है और एनआईटी के पास क्या है। दोनों का एरिया अलग अलग डिमार्केट किया, और जो एनआईटी का एरिया था उसके लिए एनआईटी प्लानिंग अथॉरिटी भी रही और उसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी भी रही। प्लानिंग अथॉरिटी मतलब कंस्ट्रक्शन परमिशन देना वगैरह वगैरह, और डेवलपमेंट करना वही उनका काम। विद इन सिटी, या जैसे हम शायद गाँवठान भी कह सकते हैं, ओरिजिनल गाँवठान, उसमें कॉरपोरेशन का। और जब मैं यहाँ एनआईटी चेयरमैन था करीब करीब 16, 17, 18 में, तब ये मूव हुआ कि एनआईटी और एनएमआरडीए, नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दोनों को मर्ज किया जाए, और उस दिशा में स्टेप्स लिए गए। बाद में किसी वजह से ये स्टेप्स अभी, जहाँ तक मुझे पता है, अभी ये मर्जर अभी होना बाकी है, और कब होगा मुझे पता नहीं। बट एनएमआरडीए का क्लियर डिफाइंड एरिया क्या रहे और एनआईटी का क्या रहे, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, एनआईटी 1927 में बनी, ऑन द सेम ग्राउंड्स एमएमआरडीए बना था। एमएमआरडीए के बाद अगर पूरे राज्य में कहीं अगर दूसरी प्लानिंग अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, वो केवल नागपुर में थी। बाद में अभी संभाजी नगर में बना है हमारे पास, नासिक में बना है, और पूना में है, पूना मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। पूना यस हैज़ कम अप वेरी वेल, वो डेवलप हो रहा है। नासिक और औरंगाबाद अभी नासेंट स्टेज में है, अभी उसको काफ़ी बढ़ना है आगे। बट ये दो प्लानिंग अथॉरिटी या दो मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी, और एनआईटी का एक दूसरा खासियत है कि एनआईटी वाज अ डेवलपमेंट अथॉरिटी इवन इन कॉरपोरेशन एरिया। कॉरपोरेशन में कॉरपोरेशन तो काम करती ही थी, बट एनआईटी भी करती थी। मेन झगड़ा तो कॉरपोरेशन के साथ में ही है। बट ये स्थिति मुंबई में भी है। अच्छा, मुंबई में मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय एमएमआरडीए। एमएमआरडीए करती है, बीएमसी नहीं। बीएमसी प्लानिंग का काम करती है, डेवलपमेंट थोड़े बहुत करती होंगी, छोटे मोटे काम, रोड वगैरह, बट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इन मुंबई आर डन बाय एमएमआरडीए। एंड ऑन द सेम एनालॉजी यहाँ हमारे पास एनआईटी करती है, और करती शायद आज भी करती है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये पॉलिटिकल बॉसेस को डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस सिटी। फॉर्चुनेटली नागपुर सिटी के लिए तो डबल इंजन है, गडकरी साहब भी है, सीएम साहब भी यहाँ है, फडणवीस साहब भी है, जो खुद मतलब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और उनको सब ये इश्यूज पता है। तो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया होगा वो सोच समझ के लिया होगा। मैं तो यहाँ 2 साल था, वो तो यहीं पढ़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं, उनको नागपुर सिटी का इंटरेस्ट उनसे अच्छा कौन जान सकता है। तो दैट मस्ट बी हिज डिसीजन, वॉट एवर ही टेक्स अ डिसीजन दैट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ नागपुर। पर जब आप एनआईटी के चेयरमैन थे तो कई सारे जो है वो विकास काम हुए, और ख़ासतौर से तीर्थ क्षेत्रों के विकास का जो काम है उसको एक तरीके से न केवल उसकी आधारभूत संरचना जो है वो विकसित हुई और बाद में उसका एग्जीक्यूशन भी हुआ। ये क्या कहानी एक बड़ी प्रसिद्ध है कि एक नागपुर शहर में या शहर के बाहरी हिस्से में एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके डेवलपमेंट के लिए एक नेता आपके पास में आते हैं और वो कहते हैं कि माता रानी उनके सपने में आई है और ये काम जो है वो आपको करके देना है, मंदिर का हमें फिर से नए सिरे से विकास करना है। ये क्या कहानी है?
फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन ये ज़रूर बात है कि कोराडी मंदिर का डेवलपमेंट करना वो चाहते थे और वो किया हमने, और अच्छा किया। बावनकुळे साहब, उनका बहुत विश्वास था माता रानी में, और अभी भी बहुत विकास कार्य वो कर रहे हैं। और उनका आग्रह था जो हमने किया। मेरे समय तो पूरा हुआ ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमने डेफिनेटली उसको शुरू किया और एक रास्ता। उसके साथ ही हमने और कई भी प्रोजेक्ट किए। ताजुद्दीन बाबा दरगाह का हमने उस वक्त काम शुरू, ताजबाग दरगाह का काम हमने शुरू किया। यहाँ अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर है, उसका काम मेरे टाइम में ही हुआ। एसटीपीज थे, एसटीपीज का काम हमने किया, जो अनट्रीटेड एनआईटी का एरिया में 262 MLD के करीब करीब सीवेज अनट्रीटेड जाता था, उस पर हमने काम किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कुछ पुरानी चीज़ें उनकी प्रोटेक्टेड है आज चिंचोली में, उनका कंजर्वेशन का भी हमने प्लान किया। वहाँ हमने काफ़ी मेहनत की। फ्रैंकली स्पीकिंग 2018 में मैंने नागपुर छोड़ने के बाद मैं ये सब जगह विज़िट नहीं कर पाया। कोराडी तो मैं हो आया हूँ, बट ये बाकी जगह मैं विज़िट नहीं कर पाया। कोराडी अच्छा डेवलप हुआ है, ये तो मैं 100% कह सकता हूँ, और शायद आज भी वहाँ कुछ डेवलपमेंट वर्क्स चालू है और चल रहे हैं। बट नागपुर को ये जो दो लीडरशिप है वो एक अलग दिशा में और अलग लेवल पे डेवलप कर रही है, चाहे वो गडकरी साहब हो या चाहे फडणवीस साहब हो। ये दोनों की वजह से नागपुर सिटी की एक अलग आइडेंटिटी बन पा रही है। वो रोड की डेवलपमेंट हो, ब्रिजेस की डेवलपमेंट हो या मेट्रो की डेवलपमेंट हो, एक अलग लेवल पे नागपुर जा रहा है। और आई थिंक ये बहुत एक क्रेडिटेबल बात है, क्योंकि नागपुर एज वी से इट्स एज गुड एज ए दूसरी राजधानी की जैसे हम उसको देखते हैं। इनफैक्ट असेंबली का विंटर सेशन भी यहाँ होता है। तो वो एक मुंबई के बाद अगर हम नागपुर की बात कहें तो वो डेवलपमेंट उसकी होना ये ज़रूरी है, एंड इट इज़ ए नीड ऑफ द आवर, और वो उस दिशा में हो रही है, ये अच्छा है। इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी आ रही है अभी नागपुर में, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नागपुर एक अच्छा डेवलप्ड सिटी बन तो चुका है और भी बनेगा। आपने नागपुर का और नागपुर के इन दो प्रमुख पॉलिटिशियंस का जिक्र कर दिया जो राजनीतिक तौर से बड़े मजबूत स्थिति में, और शायद इसीलिए वो अपने शहर का, अपने क्षेत्र का बहुत हद तक विकास करना चाह रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपसे ऐसा था कि इतने जगह आपने काम किया है या इतने जगह अनुभव आपने लिया है, कहाँ के राजनेताओं की वजह से आपको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और कहाँ के किस शहर के या किस ज़िले के जो पॉलिटिशियन है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव आपको मिले? क्योंकि कोई अधिकारी कब तक रहे और किस तरीके से काम करे, उसे परेशान करना है या नहीं करना है, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है कि काम किस तरीके से होगा या नहीं होगा। तो कोई एक ख़ास ऐसा एक्सपीरियंस हो या आप ऐसे तुलनात्मक रूप से हमें बता पाएँ कि कहाँ पे काम करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, कहाँ पर काम करने में बहुत ज़्यादा एक तरीके से सहूलियत हुई, या कहाँ जो है नेताओं ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान किया? मैं लकी हूँ कि मुझे कहीं भी नेताओं ने परेशान नहीं किया। मैं 4 CM सर के साथ काम कर चुका हूँ, और मैं ये मतलब बिना झिझक कह सकता हूँ कि कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। चाहे वो नांदेड़ में जब मैं था तब अशोक राव जी चौहान वहाँ CM थे, नागपुर में था तब फडणवीस साहब CM थे, पूना में था तो डिप्टी CM अजीत दादाजी थे, और बाद में मैंने उद्धव ठाकरे साहब के साथ 2 साल उनका एडवाइज़र बोल के काम किया। बट मुझे कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मेरी ये प्रामाणिक धारणा है
कि अगर हम हमारे पॉलिटिकल बॉसेस को अपनी जेन्युइन डिफ़िकल्टी बता देते हैं तो वो समझ जाते हैं। हर वक्त एक कन्फ्रंटेशन की भूमिका लेना ज़रूरी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। आप कन्फ्रंटेशन कर सकते हो। हमें गवर्नमेंट पगार इसलिए देती कि हम कुछ कर पाए। हमें इसलिए पगार दी नहीं जाती कि भाई हम सिर्फ बोलता रहे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो बहुत आसान है ना कहना। इससे इजी बात तो कोई नहीं कि भाई आपने बोला ये करो, हमने बोला नहीं कर सकते, आपने बोला वो करो, हमने कहा नहीं कर सकते। हम एडमिनिस्ट्रेटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो सच में कायदे कानून के हिसाब से नहीं किया जा सकता है वो स्पष्ट तौर से बताए। और ये चारों को मैंने बताया था और वो चारों ने मुझे से मान लिया, ये मैं कह सकता हूँ। और जब मैं कर सकता हूँ विद इन रूल्स और विद इन लॉज में कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मुझे करना चाहिए और मेरे एफर्ट्स उसी दिशा में होनी चाहिए। तो ये चारों तो टॉप लेवल पॉलिटिशियन है, इनसे कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं, मैं स्टेट के करीब 13 डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुका हूँ, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत मतभेद कभी हो सकते थे, होते भी थे, बट अल्टीमेटली उनको पता चलता था कि जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेट और उनके इंटरेस्ट में है। और जब वो उनको पता चलता था वो एक किसी कार्यवाही करने का या किसी एक्शन लेने का बहुत पीछा नहीं करते थे, वो वहीं छोड़ देते। पर ये तो बात पॉलिटिकल बॉस की हो गई, लेकिन एक कहावत ये भी है, चाय से ज़्यादा केटली गरम। तो केटली जो है वो उसका उदाहरण जो अगर हम यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लें तो वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बॉस है वो जो समझदार है, इसीलिए वो पॉलिटिकली उस जगह पर बैठा हुआ है और एक तरीके से स्टेट को रूल कर रहा है और जो है पूरा का पूरा सिस्टम उसके कहे अनुसार चल रहा है। लेकिन छोटे स्तर पर जो है वो चीज़ें और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती है। जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो अपनी मनमानी से अपने काम करवाने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपके साथ में इस तरीके का अनुभव नहीं हुआ तो वो तो एक तरीके से आपके लिए ये कहा जाएगा कि आप बड़े भाग्यशाली रहे। चाय के साथ किटली गर्म हो सकती है अगर वो मेटेलिक की हो। अच्छा, वो सिरेमिक की हो तो किटली गर्म नहीं होती। हाँ। तो जो भी पॉलिटिशियंस के ऐसे एक आध दो मेटेलिक किटली थे, हमने उनसे संपर्क तोड़ दिया और जो सिरेमिक वाले थे उनसे बढ़ा लिया। और जो सिरेमिक वाली किटली में जो चाय रहती है वो गर्म नहीं लगती आपको। जब आप पियोगे, जब जितनी चाहिए उतनी ही गर्म आपको मिलती है। अच्छा, आपको क्या लगता है? अब मुझे लगता है कि आपका इतना वृहद प्रशासनिक अनुभव रहा है, तो जो नए ऑफिसर्स हैं एक तरीके से आप उनको गाइड करने वाली भूमिका में भी एक तरीके से आ चुके हैं। तो कभी अगर आपको कोई सलाह देना हो किसी नए आईएएस ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करते समय, और अलग अलग तरह की कई तरह की चुनौतियां आती हैं, बतौर पत्रकार हम भी ये महसूस करते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर होता है या कोई एक आईएएस ऑफिसर होता है, कलेक्टर होता है, उसकी कितनी दिक्कतें होती है। ये सबको दिखता है कि उसके पास में बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, नीली बत्ती चमचमाती हुई चल रही है, लेकिन उसके पीछे की उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो उसी को मालूम है। और अगर आप पत्रकार हैं और आपका एक्सेस है तो आप थोड़ी बहुत उनकी तकलीफ़ों को आप जानते हो। तो इस तरीके की दिक्कतें होती है। तो एक आईएएस ऑफिसर में या एक एडमिनिस्ट्रेटर में क्या मूल गुणधर्म है जो उसके पास में होने चाहिए, जिसके होने की वजह से ना केवल वो अपने पद के साथ में न्याय कर पाएगा बल्कि जनता के साथ में भी न्याय कर पाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईएएस ऑफिसर को एक जानना चाहिए कि उसकी कमिटमेंट या उसकी जो भी क्या कहेंगे हम निष्ठा है वो उसके काम के प्रति और एक आम आदमी के प्रति होनी चाहिए। पॉलिटिकल बॉसेस तो आज है, कल नहीं रहेंगे। फॉर्चुनेटली इन इंडिया वी डोंट हैव ए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी लाइक यूएसए। जैसे कि वहाँ राष्ट्रपति बदल जाते तो पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल जाती। हमारी कंटिन्यूइंग ब्यूरोक्रेसी है। बट दो चीज़ें मैं नए आईएएस ऑफिसर को या कोई ऑफिसर को, वाया आईएएस ऑफिसर, एनी ऑफिसर इन स्टेट सर्विस, कि आपकी निष्ठा तो आपके काम प्रति और आम आदमी के प्रति रखो, बट आपका ईगो जरा कंट्रोल में रखो।
कॉन्फ्लिक्ट्स किस वजह से होती है? ईगो, मैं बड़ा या तू बड़ा। तो ये ईगो ऑफिसर्स में होती है या ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल में भी होती है। अच्छा, तो ये ईगो आप जरा बाजू को रखो, और जब भी कोई नेता हो या योर बॉस हो, अगर कोई गलत चीज़ आपसे करवाना चाहते हैं तो पोलाइट बट फर्मली उसको रिफ्यूज़ करो। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं जितना कह रहा हूँ उतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ते जाते हैं। बट यू नीड टू बी फर्म, एंड वो आपको स्टैंड लेना पड़ता है कि ये मैं ही नहीं कर सकता, इसकी वजह ये है। मैं यहाँ किसी के नाम या किसी का उदाहरण नहीं दूंगा, बट ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुए हैं। लेकिन आई वॉज फर्म कि दिस कैन नॉट बी डन एंड विल नॉट बी डन। इफ रिक्वायर्ड आई मे बी मूव्ड आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पर आप अगर उस पद पर बैठे हैं और आप वो कर सकते हैं और आप मना कर रहे हैं एक पावरफुल व्यक्ति को, नहीं, तो वो मैं वो कह रहा हूँ कि मना क्यों कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, बट लॉ डजंट परमिट मी, द रूल्स डोंट परमिट मी, तो मैं नहीं करूँगा। मैं उनको समझा दूंगा कि किस वजह से ये मैं नहीं कर सकता। अब ये उन पर है, या तो वो मान जाए जो मैं कह रहा हूँ, उनकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो अंतिम शब्द है, बट मैं वो नहीं कर सकता। मेरे ऊपर के बॉसेस है, मेरे ऊपर भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कर सकती है और करेगी अगर उनको करवा लेना है तो। ऐसा हुआ भी है एक आध दो केस में। मैंने मेरा स्टैंड फर्म रखा कि मैं नहीं करूँगा, आपको जहाँ से करवा लेना है कर लो, या तो मुझे हटा दो। उन्होंने जहाँ से करवा लेना है करवा लिया, ना मुझे हटने की ज़रूरत पड़ी, उनका काम भी हो। पर सामान्य तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कुर्सी पे बैठे हुए शख्स? हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, बट उसके लिए आप तैयार रहिए। जैसा कि मैंने कहा कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने काम किया। मैं नेटिव नांदेड़ का हूँ। नांदेड़ में एक पोस्टिंग छोड़ के मैंने कभी ज़िंदगी में नांदेड़ में नहीं गया। मैं बाहर घूमता रहा, पहले मराठवाड़ा, फिर विदर्भ में आया, फिर कोंकण में गया, नॉर्थ महाराष्ट्र में गया। जब मुझे पता है कि मैं कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ, कोई भी पोस्ट पे काम करने के लिए तैयार हूँ। ज़िंदगी में शायद एक आधा एक्सेप्शन छोड़ के मैं कोई पोस्टिंग 2 बार नहीं की मैंने। मतलब जो पोस्ट पे गया वो एक करी ख़त्म, फिर दूसरी पोस्टिंग पे जाते हो कहते और कोई दूसरी पोस्टिंग। तो जब मुझे कोई टिपिकल पोस्ट से लालच नहीं, मुझे कोई जगह से लालच नहीं, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? आई एम रेडी टू मूव अराउंड एनीवेयर इन द स्टेट। मेरे को स्टेट के तो बाहर भेजने वाले नहीं थे और ना भेज सकते, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? मैं मेरे वसूलों पे रहूँगा और वो। पर सारे आईएएस जो हैं, आईएएस ऑफिसर्स को लेकर एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाती है। एक तो ये जो लॉबी है, आईएएस लॉबी, वो बड़ी एक तरीके से स्ट्रांग है और उसका तोड़ जो है या उससे लड़ना, कोई कितना भी पॉलिटिकली जो है वो बहुत मजबूत हो, लेकिन वो चाहता है कि आईएएस की जो लॉबी है उसके बीच में वो ज़बरदस्ती का इंटरफेयर ना करे। और सफल आईएएस ऑफिसर का ये भी एक तौर से दिखाई देता है कि जो रूल बुक होता है या जो नियम होता है उसके बाहर जाके वो कुछ सामान्य तौर पर नहीं करता है। भले वो उसके पास में काम आए या कि वो नियम के खांचे में बैठा के अगर करने पर बहुत ज़्यादा जोर देता है या वो नहीं हो सकता है तो उसको साफ तौर पे मना कर देता है। हालांकि इसका दुष्परिणाम जो है वो भी एक तरीके से दिखाई देते हैं। क्यों इतनी मजबूत है आईएएस लॉबी जो है? आई डोंट थिंक कि ऐसी लॉबी ऐसी कुछ है, बट हमको एक मान के चलना चाहिए कि डेमोक्रेसी में 4 पिलर जो कहे गए हैं, या लेजिस्लेशन है,
ब्यूरोक्रेसी है, पत्रकार भी है उसमें, और न्याय संस्था भी है। तो ब्यूरोक्रेसी का टॉप में कौन है? जो ब्यूरोक्रेसी के हायरार्की में हम जब देखते हैं तो आईएएस है। और ये इंस्टीट्यूशन, उसकी कई सालों की परंपरा है। पहले उसको इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे, आईसीएस बोलते थे। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोलने लगे। बट जो रोल रहा है उसका, वो उतना ही केंद्रीभूत रहा है जो पहले था और जो आज है। फर्क क्या हुआ है? ब्रिटिश ज़माने में वो रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटर बोल के काम करते थे, मतलब लॉ के हिसाब से रूल करना, ब्रिटिशों के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। स्वातंत्र्य मिलने के बाद हमारी प्लानिंग की दिशा और हमारी सोच बदल गई। हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन तो आज है ही, जनरली हम बोलते कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए, सो दैट्स ए रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। बट जब भी हम बात करते तो हम किसकी बात करते हैं? आपने भी अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि रोड्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सो वी आर टॉकिंग अराउंड डेवलपमेंट, एंड वो नेचुरल है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो क्या मतलब है? तो आईएएस की भूमिका रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटर से अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रही है। साइमल्टेनियसली वर्ल्ड में जो ओपन इकोनॉमी हुई 1991 के बाद, हमारे पास से लाइसेंस की भूमिका, नहीं तो पहले कम से कम 100-50, आई डोंट नो द नंबर, उतने लाइसेंसेस हमको इंडस्ट्री शुरू करने के लिए चाहिए थे। आज हर स्टेट चाहता है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज उसके स्टेट में आए ताकि वो स्टेट की डेवलपमेंट हो। तो अब जो आईएएस ऑफिसर वो भूमिका में काम कर रहा है तो उसको उसका रोल ही उसी तरह से करना पड़ेगा कि he has to attract the foreign investment, he has to attract the industrialist to the state so that वो स्टेट का विकास हो। तो आईएएस एक लॉबी हो सकती है, मतलब हर एक को अपना कैडर का थोड़ा अभिमान रहता है, बट आई डोंट थिंक दे आर वर्किंग एज ए लॉबी। Yes, they are into a transition phase from regulatory administration to the development administration. और वो आज हमारी प्रायोरिटी है, और वही आज सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। और ये क्या कहानी है आपसे जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण कि आप अगर कलेक्टर या कोई एडमिनिस्ट्रेटर किसी कुर्सी पर बैठे हैं, आपके पास में जिसका विजिटिंग कार्ड अगर आया चमचमाता हुआ तो आप उसको बड़ा इंतज़ार कराते थे, और आपके ऑफिस के कागज़ की चिट्ठी से अगर कोई रेफरेंस आया मिलने के लिए उससे बहुत जल्दी मिल लेते थे। तो ये विजिटिंग कार्ड्स वालों से आपको क्या ऐसी दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी मुझे विजिटिंग कार्ड वालों से। विजिटिंग कार्ड वाला अगर मेरी अपॉइंटमेंट लेके आता है तो मैं वो उसका टाइम उसी टाइम उसको बुलाऊंगा। अगर वो 2 बजे आया, उसने अपॉइंटमेंट ली तो 2 बजे बुलाऊंगा, क्योंकि विजिटिंग कार्ड वाला सोसाइटी में वही लेवल पे था जो मेरी अपॉइंटमेंट ले सकता था, जो मेरे पास आ सकता था, और वेल टू डू सोसाइटी में के था। इसका एक अर्ली लेसन मैं समझूं, मैं परभनी में पोस्टेड था, तब कोई आम आदमी मुझे मिलने को आया। जब जनरली गवर्नमेंट ऑफिसेस में 3 से 5 वक्त रहता है कि जब आम आदमी मिलता है। किसी वजह से उस दिन मेरी कोई मीटिंग लगी और मैं 4:30 बजे तक या 5 बजे तक फ्री नहीं हो पाया, और जब मैं वापस आया मीटिंग करके तो तब तो वो आदमी चला गया था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, 90s की। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वही आदमी आया, बट बिफोर 3 o'clock। तो उसने चिट्ठी भेज दी
कोइंसिडेंटली मैं फ्री था, मैंने बुला लिया उसको अंदर। मैं बुला रहे, विजिटिंग आवर्स 3 से 5 है, तो आप पहले ही आ गया। सर बोला कल मैं आया था, आप नहीं मिल गए। मैं बोला अरे तू वेट नहीं किया? तो बोला मैं वेट कैसा करूँ सर, मैं देहात से आया, यहाँ से 26-27 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं अगर वेट करता तो मेरी लास्ट बस, उस ज़माने में एक ही बस नाइट हॉल्ट को जाती थी गांव को, वो बस निकल जाती और मुझे यहाँ हॉल्ट करना पड़ता। मेरे पास ना तो पैसे है ना रहने का इंतज़ाम है। तो जब मुझे पता चला कि आप मुझे मिल नहीं पाओगे और मैं अगर रुक गया तो मेरी बस चले जाएगी, तो मैं निकल गया। उस ज़माने में बस का टिकट 1 रुपया या 1.5 रुपया होता होगा। और नेक्स्ट डे मैं वापस आ गया। मैं इसलिए जल्दी आ गया कि फिर आज अगर मैं 5 बजे तक वेट करूँ और आपको ना मिल पाऊँ तो फिर मुझे वापस जाना पड़े। देन आई रियलाइज मुझे कि भाई आम आदमी जो है उसके पास अगर कोई साधन नहीं, कोई वाहन नहीं, तो वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करेगा। जबकि एक विजिटर जब मेरे को विजिटिंग कार्ड देता तो एटलीस्ट उसके पास 2 व्हीलर होगा, एटलीस्ट उसके पास हो सकता है कि इन मेनी केसेस 4 व्हीलर होगा। तो मैं उसको अगर 1 आध घंटा रोक भी दो तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ही जस्ट गो आउट ऑफ माई ऑफिस, सिट इन द कार और ऑन द 2 व्हीलर एंड गो होम। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो विजिटिंग कार्ड वाला है, जिसने मेरी अपॉइंटमेंट ली है, उसको मैं वेट करवाता था, नहीं। मेरी प्रायोरिटी ये रहती थी कि मेरे सामने अगर 5 विजिटिंग कार्ड आए और 5 जो चिट्ठियाँ बोलते हैं हम वो आई, तो मैं चिट्ठियाँ वालों को पहले निपट लेता, क्योंकि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद डिपेंड, ऐसा ज़रूरी नहीं कि होगा ही। आजकल तो काफ़ी चेंजेस आ गए, प्रैक्टिकली एवरी फैमिली हैज़ ए 2 व्हीलर। बट मैं 90s की बात कर रहा हूँ। और वो जो एक आदत सी बन गई, वो आदत ही रही कि अगर विजिटिंग कार्ड वाला विद अपॉइंटमेंट है तो मैं उसका टाइम फॉलो करूँगा, अगर नहीं है तो दैट इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट प्रायोरिटी। एक सवाल ये भी है कि आप डेस्टिनी में कितना बिलीव करते हैं, क्योंकि कई ऐसे संयोग आपके साथ में जुड़े हैं जो एक तरीके से या कई तरीकों से संयोग से जुड़े हुए रहे हैं। जैसे कि आप बतौर IAS ऑफिसर रिटायर्ड हुए, लेकिन शुरुआत के समय में आप इस तरीके की सर्विसेज को ज्वाइन करने की इच्छा नहीं रखते थे या पढ़ना नहीं चाहते थे। आपके पिताजी आपको दिल्ली बुला रहे थे कि आप UPSC की तैयारी करने के लिए आइए, लेकिन आपने उन्हें मना कर दिया कि आपको इसमें किसी तरीके की रुचि नहीं है। और फिर संयोग ऐसा बना कि आपको इस सर्विस में आना पड़ा, और ना केवल आप इस सर्विस में आए बल्कि बहुत सफल एक तरीके से पूरी यात्रा भी रही आपकी। डेस्टिनी में मैं बिलीव करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्म पे नहीं विश्वास करता। आदमी को तो अपना काम करना ही चाहिए। नहीं, पर शुरुआत में आपने क्यों मना कर दिया कि आप UPSC की प्रिपरेशन नहीं करेंगे? ये वजह थी, मैं मुंबई में पढ़ता था, मेरी पढ़ाई मुंबई में हुई, वहीं मैं कॉलेज में लेक्चरर बोल के काम कर रहा था, और थोड़ा सा हट के काम करने की मेरी हर वक्त चाह रही और इच्छा रही। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैंने हट के साइटोजेनेटिक्स पे काम करना शुरू किया। वो उस ज़माने में मेरे कॉलेज में और पूरे महाराष्ट्र में वेटनरी क्षेत्र में पहली बार मैंने किया। एनिमल के क्रोमोसोम निकालो और उस पर से कोशिश करो कि एनिमल में कुछ एबनॉर्मलिटी आप डिटेक्ट कर पाते हो या। और मेरी ये इच्छा थी कि मैं रिसर्च में कंटिन्यू करूं। मैं ASRB की तरफ से साइंटिस्ट बोल के भी सिलेक्ट हुआ था, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। पता नहीं, शायद यहाँ ना आता तो शायद उधर जाता। बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि 1984 में आई गॉट पोस्ट ग्रेजुएशन का गोल्ड मेडल, और कॉन्वोकेशन के लिए मैं जा रहा था, संभाजी नगर आया था उस ज़माने का औरंगाबाद, और बस से उसी दिन रात को जाने वाला था, मुझे अपेंडिसाइटिस का अटैक आ गया। मैं कॉन्वोकेशन नहीं जा पाया।
फिर करीब करीब हफ्ता 2 हफ्ते एडमिट रहा, फिर 2 महीने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। और जैसे हम कहते कि माँ का दिल एक अलग ही होता है, तो मेरी माँ बोली कि नहीं जाना, मुंबई छोड़ देना, अब तू वापस नहीं जाएगा। तो मेरे सामने तो कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने तो नौकरी तो ऑलमोस्ट 4 महीने का ब्रेक हो गया, तो मैंने तो छोड़ दी थी। तो फिर मैंने छोड़ दी और फिर ऑपरेशन फ्लड में एनडीडीबी में ज्वाइन हुआ एज ए वेटनरी ऑफिसर, संभाजी नगर में ही 1 साल वहाँ काम किया। और फिर ऐसा लग रहा था कि कुछ करूँ और कुछ करूँ। साइमल्टेनियसली मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देता, 3 बार सिलेक्ट हुआ अलग अलग पोस्ट के लिए, बट वो मेरे लाइकिंग की नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गया। पहली बार अकाउंट्स ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल काउंसिल, और ये अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हो गया और मैंने सोचा कि अब ज्वाइन कर लेते। फिर और एग्ज़ाम पास की, बट एग्ज़ाम मैंने नहीं दी, मेन नहीं दी। मैंने बोला बस ख़त्म, और ये सर्विस ज्वाइन कर ली। तो डेस्टिनी की जब हम बात करते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूँ। डेस्टिनी का बेस्ट एग्जाम्पल इज एपीजे कलाम। वो आदमी पायलट बनने के गया, सिलेक्ट नहीं हो पाया। आज वो पायलट बनते तो कहाँ रहते। इंडिया ने वन ऑफ दी बेस्ट साइंटिस्ट खो दिया होता। वो नहीं सिलेक्ट हुए और वो ISRO में काम करने लगे, और आज मिसाइल मैन, द पर्सन जिसने एटम बॉम्ब की टेक्नोलॉजी हमको दी, एंड अल्टीमेटली राष्ट्रपति बने। तो ये डेस्टिनी थी उनकी, नहीं तो पहले ही वो पायलट बन जाते और कहाँ रहते हमको पता भी नहीं चलता। सो व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी यू विल बिकम, बट दैट डज नॉट मीन कि आप खटिए पे सो जाओ और बोले मेरे डेस्टिनी में लिखा है मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं बनने ही वाला हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। कर्मा भी उसके साथ जोड़ना चाहिए। हाँ, डेस्टिनी ऐसी कुछ चीज़ है, चाहे वो कोई उसको भगवान कहे, कोई उसको अल्लाह कहे, कोई उसको जीसस कहे या गौतम बुद्ध कहे, जो हमारा विश्वास है। बट there is something which controls your life, there is something which make things to happen in your life, but कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। what is right वो करते रहिए, and what is in your destiny will come your way। हम बात करते करते दिल्ली तक चले गए थे और आपके पिताजी द्वारा आपको यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए दिल्ली बुलाने की बात कर रहे थे, लेकिन दिल्ली का लिंक बातों में हमारे कैसे आया उसका रेफरेंस हमें, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को देना चाहिए। और आपके परिवार की एक बड़ी पारिवारिक लेगेसी रही है। मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे माध्यम से आपको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आपके परिवार के बारे में, आपके पिताजी के बारे में, आपके माताजी के बारे में भी एक तरीके से जानना चाहिए। और वो आप बहुत विस्तार से अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उसको और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके माता और पिता की दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उसके बाद में आपके जो परम पूज्य पिताजी रहे हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर आप बताएंगे उनके बारे में, तो हमारे दर्शक उनसे और ज़्यादा या आपसे और ज़्यादा एक तरीके से जानकारी हासिल कर पाएंगे। मैं जो भी आज कुछ हूँ या जो भी मेरी पर्सनालिटी है, उसके पीछे वो दोनों का ही हाथ है। पिताजी हो या माताजी हो, दोनों शिक्षा क्षेत्र में थे। माताजी टीचर थी, बाद में प्रिंसिपल बनी गर्ल्स हाई स्कूल की, और वो रिटायर हुए। पिताजी भी पहले प्रोफेसर थे, फिर प्रिंसिपल बने, फिर वाइस चांसलर बने, और इन बिटवीन
मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा भी बने। लेकिन जो हमारी पिताजी की कर्मभूमि नांदेड़ है या मराठवाड़ा है, उसमें उनको जाना जाता है उनके शिक्षा क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान किया। लोग उनको खासदार बोल के उतना नहीं जानते जितना उनको प्राचार्य बोल के जानते हैं, जितना उनको एक टीचर के तौर पे जानते हैं। उनका नाम भी ले लीजिए। GR मैसेकर या गोविंद राव मैसेकर, हम और मेरी माताजी का नाम आशा मैसेकर। ये दोनों ने हम चारों भाई बहनों को इस तरह से ढाला और इस तरह से बड़ा किया, और जो संस्कार हमको दिए वो संस्कार का ही आउटकम हम चारों भाई बहन है। और ये करते वक्त जैसा मैंने कहा, पिताजी तो काफ़ी व्यस्त रहते थे, उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता जो हमारे लिए दे। वो कॉलेज हो या उनका अलग अलग कमिटीज पे काम करते थे, तो उसकी वजह से। बट माताजी की भूमिका काफ़ी रही। हमारी जड़न या घड़न जो भी बोलते हैं, हमारा हम जो आज बने हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए मैं हर मेरे संभाषण में मैं कहता हूँ कि अगर आप भगवान को नहीं मिल पाए तो ये दो आपके लिए भगवान है, आपके माता पिता। बस उनकी भी आपने पूरी तरह से हिफाजत की, उनकी केयर की, तो आपने भगवान को पा लिया। और उसी दृष्टि से मैं मेरे माता पिता को देखता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम जो भी बन पाए उसमें पूरा श्रेय उनका है। आपका परिवार भी जो है एक तरीके से मिनी इंडिया है। हाँ, बेसिकली पिताजी बहुत प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने 1948 में इंटरकास्ट मैरिज किया, और उसी तरह से हमारे भाई बहनों का हुआ है। बड़े सिस्टर का मैरिज कर्नाटका एक कानड़ी लड़के से जो कि मराठा कास्ट का है। छोटी सिस्टर का, छोटी मतलब मेरे से बड़ी है, मतलब दोनों में छोटी जी थी, उसका गुजरात में हुआ। एक गुजराती से जो ब्राह्मण था, अनफॉर्चुनेटली वो कोविड की फर्स्ट वेव में चले गए। वो दोनों डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे। भाई यहाँ नागपुर से है, और मेरी खुद की वाइफ पंजाबी है, मध्य प्रदेश से है। तो कोई बार नहीं था हमारे इस घर में कि हम कहाँ से शादी करें, किससे शादी करें। इसीलिए मिनी इंडिया आप कह सकते हो कि हम एक मिनी इंडिया को रिप्लिकेट करते हैं। जब भी हम सब साथ आ जाते हैं तो अलग अलग स्टेट और अलग अलग भाषा, ये सबका चलते रहता है, मिलजुल चलते रहता है। और ये क्या कहानी है कि आप को एक बड़े अफसर ने कहा कि हम आपको एक जगह नियुक्ति देना चाहते हैं, आप उस नियुक्ति को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप वो सर्विस जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। लेकिन आपने उसको मना कर दिया, और फिर उसके बाद में उसी जगह पर आपकी नियुक्ति हुई। नियति ने वो नियुक्ति तय की और बहुत बेहतर तरीके से जो है वो काम हुआ। मैं बात कर रहा हूँ आपके गृहनगर नांदेड़ में ही, जब आप बतौर म्युनिसिपल कमिश्नर थे, और वहाँ जो गुरुद्वारा है वो बड़ा प्रसिद्ध है, और वहाँ पर जो एक तरीके से उत्सव मनाया गया, उसके नियोजन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधे पर थी। मैंने जैसे कहा कि मैं नांदेड़ पोस्टिंग नहीं लेना चाहता था और न कभी लेता। एक मिनट पहले जो मैंने कहा, मेरे माता पिता मेरे लिए अंतिम थे, और मेरी माता जी की इच्छा थी कि वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, वो चाहती थी कि 1 आध 2 3 साल तो मैं उसके साथ रहूं। और इसी वजह से फिर मैंने निर्णय ले लिया कि मैं नांदेड़ जाऊंगा। उस वक्त मेरे पास कुछ प्राइवेट के भी अच्छे ऑफर थे। गुरुद्वारा बोर्ड पे भी मुझे नियुक्त करने की बात हो रही थी, लेकिन मैंने वो दोनों रिफ्यूज़ किए।
और मैं नांदेड़ में निकल गया एज ए एडिशनल CEO जिला परिषद। जैसा मैंने कहा, डेस्टिनी, कर्म, जो भी आप कहो, 2 या 3 महीने मैंने वहाँ काम करने के बाद मुझे म्यूनिसिपल कमिश्नर नांदेड़ बना दिया गया। और म्यूनिसिपल कमिश्नर नांदेड़ बनने के बाद जो गुरुता गद्दी का एक वहाँ सेलिब्रेशन होने वाला था, जैसे कि सिख धर्म में 10 सिख गुरु हो गए। पहले गुरु नानक जी थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। ये 2 ही गुरु है जिन्होंने साउथ इंडिया में भी टूर किया और नांदेड़ ये दोनों आए थे। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का जब वो स्वर्ग चले गए, जाने के पहले उन्होंने कहा कि मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहब ही आपके गुरु होंगे। तो उसका एक सेलिब्रेशन 300 साल होने के बाद 2008 में मनाया गया। गुरुता गद्दी मतलब गुरु की गादी देना। कई बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी आई उसमें। हाँ, तो उस वक्त नांदेड़ का काफ़ी चेहरा मोहरा बदलने की बात चली। तब जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन आया था, उसमें नांदेड़ का इंक्लूजन हुआ और नांदेड़ में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ आए। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं वो गुरुता गद्दी के इसमें मैं मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत दे पाया। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 2010 में मैं वहाँ से बाहर निकल पड़ा और उसके पहले 2009 में मेरी माताजी गुजर गई। मतलब उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो भी मैं पूरी कर पाया कि उनके साथ में 3 साल रहा। 2006 में गया, 2009 में वो गुजर गई। तो इसीलिए वो नांदेड़ पोस्टिंग और नांदेड़ का एक अलग अहमियत मेरे जीवन में है, क्योंकि दैट वाज द ओनली टाइम जब मैंने नांदेड़ में फंक्शनल पोस्टिंग की। प्रोबेशन में मैं 1-2 साल था, बट फंक्शनल पोस्टिंग ना पहले भी की ना बाद में भी की। 4 साल वो मैं वहाँ रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी माताजी थी। शायद उन्होंने इसका आग्रह नहीं किया होता तो शायद मैं नांदेड़ नहीं जाता। जीवन यात्रा आपकी बड़ी रोचक है। आप बतौर स्टूडेंट लीडर मुख्यमंत्री का घेराव करने, मंत्रालय में मुख्यमंत्री के दफ्तर तक घुस जाते हैं। एक ये दौर था और दूसरा दौर ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री के साथ राज्य नहीं देश की मुश्किल घड़ी में आप उनके एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं। इन दोनों यात्राओं को आप किस तरीके से देखते हैं और वो किस्सा क्या है कि आप स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा के कैबिन में घुस जाते हैं उन्हें निवेदन देने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए? वसंत दादा पाटिल जी के मैं मुंबई में पढ़ने गया था। 77-78 की बात है। वेटनरी ऑफिसर्स को पहले क्लास 3 ऑफिसर, मतलब कुछ पोस्ट क्लास 2 की थी बट मोस्टली क्लास 3 थे, तो उनको गैजेटेड स्टेटस दिया जाए ऐसी हमारी मांग थी और उसके लिए हमने स्ट्राइक किया था। एक दिन हमने, मतलब आई वॉज जूनियर लीडर, आई वॉज नॉट द सीनियर मोस्ट लीडर बिकॉज मैं तो फर्स्ट ईयर में था, बट ऐसा तय हुआ कि CM साहब को घेराव करना है। वसंत दादाजी पाटिल स्वर्गीय उस वक्त CM थे और उस ज़माने में इतनी सिक्योरिटी की बात नहीं चलती थी। आराम से, मतलब स्टूडेंट होने के बावजूद हम आराम से मंत्रालय में प्रवेश कर पाए। उस वक्त उसको सचिवालय कहते थे। 2-2 के इसमें जैसे कि रहता है
कि 5 के ऊपर लोग ना जमे, ये आदेश तब भी था, तो हम 2-2 करके वो सब ऊपर चले गए और 2-2 करके अंदर सीएम साहब के चैम्बर में गए। और एक हालत ऐसी आई कि हम छोड़ के, मतलब स्टूडेंट छोड़ के वहाँ कोई नहीं था, सीएम साहब और हम। हमारे जो नेता थे उन्होंने उनका घेराव कर दिया, हम भी उसमें शामिल थे। कोई वजह होंगी, मैं तो बहुत जूनियर था तब, बट उन्होंने हमारी मांगे मानी नहीं। और फिर पुलिस फोर्स आ गया, उन्होंने हमको अरेस्ट करवा लिया सबको। हम सबको ऑर्थर रोड जेल लिया गया, जहाँ हमको दिन भर बिठाया गया और शाम को छोड़ दिया। तो सीएम सर का ये घेराव मैंने उस वक्त किया। और ये भी कोइंसिडेंस है कि 1981 में फिर हमने स्ट्राइक किया जब मैं फाइनल ईयर में था। वो स्ट्राइक का भी नेतृत्व मैंने किया एज जनरल सेक्रेटरी। अंतुले साहब तब, स्वर्गीय अंतुले साहब थे, मुख्यमंत्री थे। स्वर्गीय नीलंगेकर साहब हमारे मिनिस्टर थे। किसी तरह से हमने उनको कन्विंस किया और 2 महीने स्ट्राइक चलने के बाद उन्होंने हमारी मांगे मान ली और सभी को गैजेटेड स्टेटस दे दिया। बात तो ऐसी थी कि हमको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी मांग, हम जो इतनी दिनों से पीछे है, उसके कई सालों से है। पद्माकर गवई साहब तब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। अंतुले साहब ने बात मान ली। करीब करीब शाम के 4:30-5 बजे की बात हो। अब हमारे सामने ये आया कि लोगों को तक ये बात कैसी पहुंचाए। मैं सीधा वहाँ से निकला, ऑल इंडिया रेडियो पे आ गया। अच्छा। ऑल इंडिया रेडियो का उस ज़माने में शाम को 7 बजे न्यूज़ आती थी। मैं करीब करीब 6:30 या 6:45 बजे वहाँ पहुँचा। हमारे कॉलेज में एक रानड़े बोल के लड़की ये करती थी, पढ़ाई करती थी। उसके माताजी वो न्यूज़ देते थे, कुसुम रानड़े बोल के। कई सीनियर लोगों को उनका नाम याद होगा कि कुसुम रानड़े बात में देता है बोल के शाम को 7 बजे वो आता था। जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने बोला, मॅडम आम्ही मुंबई वेटनरी कॉलेज, वी आर फ्रॉम मुंबई। अरे 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 किती दिवस झाले ते स्ट्राईक चालला आहे, ते घरीच बसली आहे प्रज्ञा, उनकी लड़की। मैंने कहा कि ख़त्म हो गया और आप ये न्यूज़ में बताओ। बोल मैं कैसा बिलीव करूं आप पे। मैं बोला मैडम हम आपको झूठ तो बोल नहीं सकते, बट शी वॉज राइट इन हर प्लेस। शी सेड हाउ कैन आई बिलीव ऑन यू एंड गिव दैट एज ए न्यूज़। मैं बोला मैडम एक तो काम कीजिए, उस दिन में तो मोबाइल कुछ नहीं था, लैंडलाइन था। मैं बोला सीएम ऑफिस को फ़ोन लगा दीजिए यहाँ से वर्षा पे। ये हमारा लक था कि जैसे उन्होंने फ़ोन लगाया उधर से किसी ने फ़ोन उठाया और वो भी सीएम का पीआरओ था। तो उसने तुरंत उनको बोल दिया हाँ ये बरोबर आहे, आम्ही आता टेलीप्रिंटरवरती बातमीच टाकतोय म्हणून। तो उन्होंने कन्फर्म कर लिया। वो बोले कि मी आत्ता बातम्यांसाठी जाते, तुम्ही लवकर पाठवू शकाल का? तो शायद उन्होंने भेज दिया वो टेलीप्रिंटर पे। पहली न्यूज़ वो आई 7 बजे की कि वेटनरी वालों का स्ट्राइक ख़त्म हो गया है, बल्कि उनकी मांगे सीएम सर ने मांग ली। अब ये हो गई मेरी स्टूडेंट लाइफ की बात। जब कोविड आया तब मैं डिविजनल कमिश्नर पूना था। तब के सीएम ऑनरेबल उद्धव जी ठाकरे थे। वो कई बार मुझसे सलाह मशवरा या मैं उनसे कुछ मांगे बताता था, हमारे प्रॉब्लम्स बताता। कोविड के वक्त 31 जुलाई को मैं रिटायर होने वाला था। 12 या 13 जुलाई की बात है। वो अपनी आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर आए थे। मैं भी उनके साथ था, डिविजनल कमिश्नर बोल के मैंने जाना, तो प्रोटोकॉल था। और बहुत लिमिटेड लोग थे क्योंकि कोविड होने की वजह से किसी को आने की परमिशन नहीं थी। लिमिटेड
पालकीज और तो नेक्स्ट डे जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे, हमने सबने मास्क पहन के रखा था क्योंकि कोविड था। मैंने बोला सर अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके साथ एक फ़ोटो खींच लूँ क्या? मास्क निकाल के बोले काढ़ा, उन्होंने ही अपना मास्क निकाल दिया, फ़ोटो निकाला। मैंने फ़ोटो का विल टेक सो भी नहीं। बोले नहीं सर मैं ये मंथ एंड को रिटायर हो रहा हूँ। आई थिंक ही वॉज नॉट बिलीविंग वॉट आई वॉज सेइंग। वो फिर गाड़ी में बैठ गए, खुद चला रहे थे, मेरे को फिर बुला लिया, तुम खरच रिटायर होता है? मैं हो, कुछ नहीं बोले, निकल पड़े। 30 जुलाई को फिर वो पुणे में आए कोविड की रिव्यू मीटिंग लेने के लिए। तब वो आने के पहले 5-10 मिनट डिप्टी सीएम साहब अजीत दादाजी तब आए थे वहाँ, और हम कुछ ऑफिसर बात कर रहे थे। वो बोले देखो मैसेगर साहब कल रिटायर हो रहे, आज मीटिंग अटेंड कर रहे, कितने व्यस्त रहे, नहीं तो लोग लास्ट के 6 महीने एंजॉय करते। तो अजीत दादाजी बोल दिए वो कहाँ रिटायर हो रहे? बोले उनको नहीं रिटायर होने दिया जाएगा, सीएम साहब उनको बहुत चाहते हैं। और हमारी ऐसी बात चली रही थी, तब उधर से मेहता साहब आ गए जो उनके चीफ एडवाइज़र थे। मेरे को उन्होंने बुला लिया, मेरे को बोले तुम क्या करने वाले हो रिटायर होने के बाद? बोला यहीं रहने वाला हूँ। तो बोले सीएम सर की कुछ इच्छा है, आप जाके उनको मिलो रेस्ट हाउस पे। मैं गया, सीएम सर ने बोला कि तुम्हें टुमारो यू आर रिटायरिंग? मैं बोला हाँ मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो मेरे साथ काम करना चाहोगे क्या? मैंने कहा मैं इमीडिएटली तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, मुझे एक 15 दिन का तो ब्रेक लेने दीजिए। तो ठीक है 15 अगस्त के बाद हम मिलेंगे। शायद 16 अगस्त या 17 अगस्त हो, मैं उनको मिला और तभी उन्होंने कहा कि यू बिकम माई एडवाइज़र। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं कोविड की वजह से फैमिली मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं पुणे में हूँ। ही सेड नो प्रॉब्लम, यू कैन बी इन पुणे, जब भी ज़रूरत हो मैं बुला लूँगा, या तो हम फ़ोन पे तो संपर्क पे रह सकते हैं। और उसके बाद मैं उनका एडवाइज़र बना। अब ये फैक्ट्स है कि ना मैं उद्धव ठाकरे साहब को पहले जानता था और ना ही वो मेरा काम छोड़ के मुझे जानते थे। शायद मेरा काम उनको पसंद आ गया, इसीलिए उन्होंने मुझे उनका एडवाइज़र बोल के नियुक्त किया। जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, शाम को फेसबुक पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। जैसे ही 23 तारीख को उन्होंने वर्षा छोड़ दिया, मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन के 5-6 दिन पहले उन्होंने वर्षा छोड़ दिया। उसी दिन मैंने मेरा रेजिग्नेशन टाइप करके रखा। जैसे उन्होंने फेसबुक पे रेजिग्नेशन दिया, मैंने फ़ोटो स्कैन किया और उनको भेज दिया कि मैं भी रिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि आई वॉज हिज एडवाइज़र। इट वॉज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, इट वॉज जस्ट अ पर्सनल एडवाइज़र थिंग। तो मुझे ये उचित नहीं लगा कि मैं बाद में भी कंटिन्यू करूँ, और मैंने छोड़ दी पोस्ट। तो एक लंबी कहानी है कि सीएम को घेराव डालने से सीएम का एडवाइज़र। तो ये ट्रांजिशन ऑफ माय लाइफ समझो, या मेरी लाइफ की। पर सिर्फ एक सीएम के साथ में आपके करीबी रिश्ते नहीं रहे, कई सीएम जो हैं उनके साथ में आपके, या कई राज्य के पावरफुल पॉलिटिशियंस के रूप में जिन्हें हम देखते हैं, एक तरीके से नीति निर्धाता वो राज्य के हैं या मानते हैं, लंबे समय तक रहे, उनके साथ में भी आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अशोक चौहान साहब के साथ में तो आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार के बहुत घनिष्ठतम संबंध रहे हैं। और उसके बाद में चाहे मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब हों, या डिप्टी सीएम स्वर्गीय अजीत दादा पवार हों, एकनाथ शिंदे हों, आपने कई लोगों के कार्यकाल में बहुत करीब के साथ में उनके साथ में काम किया। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जो पॉलिटिशियन इतने बड़े पद तक जाते हैं, आखिर उनका क्या माइंडसेट रहता है, या क्या अन्य नेताओं से इन नेताओं की क्वालिटी आपने महसूस की जिन्हें एक तरीके से इतनी बड़ी
जिम्मेदारी संभालने के मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिली, क्या एक चीज़ बहुत कॉमन मिली, या आप इंडिविजुअली आप बता पाएँ कि ये जो 4-5 प्रमुख नाम हैं, इनके प्रमुख ये मूल गुणधर्म हैं जो आपको बहुत आकर्षित करते हैं या महत्वपूर्ण लगते हैं? ये संयोग है कि मैंने अशोक चव्हाण जी साहब जब सीएम थे तब उनके साथ काम किया। जब मैं नांदेड़ गया तब तो वो सीएम नहीं थे, ही वॉज जस्ट अ गार्डियन मिनिस्टर, बट लेटर ऑन ही बिकेम सीएम। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से उनके साथ भी काम किया। मैं चंद्रपुर में कलेक्टर था, वहाँ से एनआईटी या एनएमआरडी आ गया। फिर बाद में मैंने डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब के साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला, पूना डिविजनल कमिश्नर बोल के। और जैसा अभी मैंने बताया, उद्धव ठाकरे जी साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला। जैसा मैंने शुरू में कहा था, कोई पॉलिटिशियन से मेरी ऐसी मतलब बहुत उनसे एडवर्स ट्रीटमेंट उन्होंने ना मुझे दी, ना मैंने किसी से एकदम कॉन्फ्लिक्ट लिया। जो भी मैं काम कर सकता था, जो भी मेरा बेस्ट मैं दे पाता, मैं देने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो जिनके नाम हमने लिए, या और भी है कहीं है जिनके नाम मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ नहीं काम किया। वो पवार साहब, बड़े पवार साहब हो या और कोई हो, बट ये लोगों में कुछ अलग क्वालिटी रहती है, इसीलिए वो उस पद तक जा पाते हैं। क्या वो क्वालिटी, उनका आकलन करना या उनके बारे में मैंने बताना, ये बहुत बड़ी बात होंगी। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैं उनके बारे में समझ पाया हूँ। बहुत मैच्योर, नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दे अंडरस्टैंड द इशू, वो समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। और एक आध बार हमसे गलती भी हो गई, मेरे से भी हो या किसी से भी हो, तो वो समझ लेते हैं। टाइम की पाबंदी, वक्त की, समय की मर्यादा या समय पे काम करना, ये सब इनके एक अलग क्वालिटी है जो शायद किसी और आम नेता में नहीं देखी जा सकती। ये चारों जिनके मैंने नाम लिए, ये सब वक्त के बारे में इतने पंक्चुअल है, इतने पंक्चुअल है, थे दादाजी। दादा के बारे में मैं कर पाता हूँ कि जो समय दिया वो समय पे खुद तो हाजिर रहेंगे, और जब भी समय मुझे दिया तो वो समय फॉलो करेंगे। चाहे कितने बड़े भी वरिष्ठ नेता उस समय आए तो वो कहते थे कि भाई इनको समय दिया तो मैं इनको मिल लूंगा। एक आध किसी नेता का किस्सा हो ऐसा? ऐसे सबका है, मैं सबके बता सकता हूँ। अशोक चव्हाण साहब का भी है, उद्धव ठाकरे साहब का भी है, प्रेजेंट सीएम देवेंद्र जी फडणवीस साहब का भी है। सबने जब मुझे, और मेरी ये आदत रह चुकी है कि जब ये सीनियर नेता है तो उनको बगैर समय लिए मिलने की मैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि समय ले और उनको मिले, भले ही 2 मिनट के, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि मेरी जितनी व्यस्तता है उससे तो 100 गुना ज़्यादा उनकी व्यस्तता रहती थी, क्योंकि मैं तो एक छोटा ऑफिसर बोल के काम करता था, वो तो स्टेट के लिए देख रहे थे। अब तो आप रिटायर हो गए हैं, लेकिन कभी मन नहीं पड़ा कि कॉलेज के पुराने दौर को फिर से याद किया जाए? जिस तरीके से कॉलेज में हम कॉलेज के नेता थे, स्टूडेंट्स के, अब रियल लाइफ में भी नेता बने, पॉलिटिक्स में मौका या किस्मत आजमाएं, ऐसे मौके आए या अपनी तरफ से प्रयत्न हुए, या ऐसी कोई जो अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए रास्ता, मन खुला हुआ है? पॉलिटिक्स कॉलेज दिनों में मैंने की, एक
स्टूडेंट नेता के तौर पे किया। ऑफिसर एसोसिएशन का भी करीब करीब 17 साल सेक्रेटरी रह चुका। अब अगर चांस मिलता है तो शायद हिचकिचाऊंगा नहीं, बट उसके लिए उसके पीछे दौड़ना मैं नहीं चाहता। अगेन वही बात, अगर डेस्टिनी में है तो आएगा, कहीं से आएगा। तो क्या ज्यादा रुचिकर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। स्टेट का अपर हाउस या देश नहीं, का नहीं, अपर ऐसा हाउस? तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये तो वरिष्ठ लोगों को सोचना है कि जो भी मेरी जीवनी है उनके सामने है, अगर उनको लगता है कि उसका कुछ यूज़ किया जा सकता है तो वो करें। आज जो भी कैपेसिटी में मैं काम कर रहा हूँ, कुछ तो काम स्टेट के लिए ही कर रहा हूँ। और आपने कॉलेज दिनों की बात की, एक अच्छा है, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा आपको आपकी बढ़ती उम्र को रोकना है तो आपके फ्रेंड्स हैं। मैं लकी हूँ कि मेरे कॉलेज स्कूल के ज़माने के करीब करीब 20 दोस्त मेरे पुणे में हैं। कॉलेज के ज़माने के 25 एक दोस्त है, ऑफिसर में से 25-30 दोस्त है। तो अलग अलग मौके पे हम मिलते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, पुरानी यादों को रिवाइव करते हैं। और पुरानी यादों का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप वो एज में चले जाते हो। आपको वो कॉलेज डेज जब याद आते हैं तो यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग इनटू दैट एज। यू बिकम लाइक अ स्कूल बॉय, यू बिकम लाइक अ कॉलेज बॉय। तो वो एक अलग ये रहता है। वेटनरी में मैं पढ़ता था, करीब करीब हर 2 साल के बाद हमारे बैच के हम सब मिलते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, और सब वो पुरानी यादें, सब पुराने किस्से सब याद फरमाते हैं। बातचीत को अब हम थोड़ा सा विराम लगाने की दिशा में बढ़ेंगे। बड़ी लंबी बातचीत हुई और बहुत मज़ा जो है वो आपसे आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे बातचीत करके हम हमारे निकालने और हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। एक बड़ा ज़रूरी सवाल मुझे लगता है कि आपसे उस अनुभव को लेना चाहिए। एक कोविड का जो दौर हम सब ने देखा, और आप तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में थे, और उस समय आप पुणे रीजन के डिविजनल कमिश्नर थे, और सबसे पहले हमारे स्टेट में जो केसेस आना शुरू हुए थे वो पुणे से ही आए थे। तो ये पूरा का पूरा कोविड का जो फेस रहा है उसको आपने क्या कुछ अनुभव किया? कोविड का जो पूरा का पूरा दौर रहा, उस दौर में बहुत उसका साइकोलॉजिकल भी अध्ययन हुआ, फाइनेंशियल भी अध्ययन हुआ, और कई तरह से जीवन को एक नए सिरे से देखने और समझने की कोशिश जो है वो एक तरीके से उस दौर में शुरू हुई थी, क्योंकि जो स्थितियां हमने देखी थी। तो कोरोना के दौर ने आपको क्या सिखाया, उस का अनुभव अगर आप बता पाएँ। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि आप जिस सिलसिले में नागपुर आए हैं, नागपुर में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है वन हेल्थ सेंटर का, इसके बारे में अगर आप बता पाएँ कि ये किस तरीके से आने वाले समय में काम करेगा, इस पर आप बात करें। लेकिन कोविड के अनुभव अगर आप हमें बताएं कि क्या कुछ उसका अनुभव रहा। करीब करीब आज से बराबर 6 साल पहले की ये बात है। हम मार्च में आज बैठे हैं, 17-18 मार्च के दरमियान। 6 साल पहले 2020 में इंडिया में तो कोविड के केसेस पहले जनवरी 2020 में डिटेक्ट हुए थे, जयपुर में और केरला में। केरला में मोस्टली स्टूडेंट्स जो बाहर से आए थे, चाइना से। बट अदरवाइज ऐसा जिसको हम कहते हैं कि आउटब्रेक टाइप नहीं हुआ था। पुणे में 9 मार्च ये वो दिन है जिस दिन पहला पॉजिटिव पेशेंट डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद करीब करीब 1.5-2 साल ये चीज़ें चलती रही। पुणे का जो केस है, पहला केस, ये कोई टूरिस्ट कंपनी के साथ गए थे। 40 का ग्रुप था, उसमें से करीब करीब 20 पॉजिटिव आए। 3 कर्नाटका के थे, 17 महाराष्ट्र के थे, 4 पुणे के थे जो पहले डिटेक्ट किए गए, बाद में
अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोकेट किए गए। लेकिन कोविड एक अलग टाइप की बीमारी थी, दो तीन वजह से उसकी एक अलग ही लेवल की बीमारी थी। पहली बात तो जब ये शुरू हुई, पहले तो चाइना में शुरू हुई, बाद में यूरोप, इटली, स्पेसिफिकली इटली में आई, और फिर बाद में इंडिया और अदर कंट्रीज में आई। पहली बात तो कोविड, लोग उससे बहुत डर रहे थे। उसकी दो वजह थी। जब आम आदमी बीमार होता है तो उसको मिलने उसके सब रिलेटिव्स आते हैं, उसको पूछते हैं कैसा है, क्या है, कब ठीक होगा। ये ऐसी बीमारी थी कि वो हुआ है बोले कि सब छोड़ के भाग जाते थे। मतलब ही वॉज लेफ्ट टू डाई अलोन। और ये करीब करीब सब लोग ये मान के चल रहे थे कि कोविड में से आदमी जिंदा बचेगा या नहीं। हम अंधेरे को क्यों डरते हैं? हम अंधेरे को इसलिए डरते हैं कि जैसे कि ये स्टूडियो में की लाइट ऑफ हो गए तो हम डर जाएंगे थोड़ी देर एंट्री करने के लिए, क्योंकि हमको पता नहीं यहाँ क्या है। जैसे ही लाइट लग जाता है, अरे पता चलता है इधर कुर्सी है, इधर माइक है, इधर ये वो है, तो फिर डर निकल जाता है। कोविड के बारे में इट वॉज अंधेरा, आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं था। आदमी बचेगा नहीं बचेगा, उस पर मेडिसिन कुछ काम करेगा नहीं करेगा, वैक्सीन काम करेगा नहीं करेगा, ये कुछ भी पता नहीं था। करीब करीब 4-6 महीने अलग अलग तरीके से हम उसको हैंडल करते रहे। और दूसरी वेव तो पहले से ज़्यादा बेकार रही, डेल्टा वेव, जिसमें बहुत आदमी मर गए और पता नहीं था क्या मेडिसिन देना है। किसी ने कहा रेमडेसिविर दे रहे, तो रेमडेसिविर का शॉर्टफॉल हो गया। बाद में पता चला कि रेमडेसिविर तो कोई ज़्यादा असरदार मेडिसिन है ही नहीं उस पर। वैक्सीन के बारे में चर्चा चली, चाइना में हो रहा है, इधर हो रहा है, बट कॉन्क्रीट प्रूफ किसी के सामने नहीं था। फिर भी वर्ल्ड और इंडिया में एक साल में वैक्सीन बना और वो मार्केट में आया। कोवैक्सीन हमने बनाया, एस्ट्राजेनेका के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाया, और फिर mRNA वैक्सीन्स, मॉडर्ना, फाइजर, उन्होंने अलग अलग वैक्सीन्स लाए। तब तक दूसरी वेव भी खत्म हो चुकी थी, ओमाइक्रॉन की थर्ड वेव आने लगी थी। थर्ड वेव उतनी डिजास्टर्स नहीं थी और इसीलिए लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हुए लेकिन मरे नहीं। बट सेकेंड वेव में काफ़ी लोग मर चुके, इसलिए काफ़ी लोगों में दहशत जैसी फैल गई थी कोविड की वजह से। रात को 10-10, 11-11 बजे मुझे फ़ोन आते थे अच्छे पहचान वालों के कि भाई एक आधा कहीं वेंटिलेटर दो। वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हो पाता था। कई बार लोग बोलते थे कि ऐसे कई किस्से हैं जिसके बारे में बोलो कि नांदेड़ से कोई मुझे कहता है कि सर एक पुणे में वेंटिलेटर दे दो। मैंने बोला कि ना, मुझे आप मत आओ, अगर वो क्रिटिकल है तो वहीं उसको ट्रीट करो, कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ तक लाके। वो आदमी ने मेरा फ़ोन काट दिया, उसको लगा ये नहीं दे पा रहा इसलिए वो नहीं दे। बाद में वो आदमी से मेरा संपर्क भी नहीं हुआ। 1 साल के बाद किसी गलती से मैंने उसका नंबर डायल कर दिया, तो वो बोला कि आई एम सो एंड सो। मैं बोला सॉरी, गलती से लग गया, मैं कट का। नहीं सर 1 मिनट कट मत कीजिए। मैं बोला क्या हो गया? तो बोले सर आपको याद नहीं होगा लेकिन मैंने आपको फ़ोन किया था, ऐसा ऐसा मेरा बेटा था, उसको लेके मैं पुणे आ रहा हूँ और आप वेंटिलेटर दो। आपने कहा था कि मत लाओ, हमने आपका नहीं सुना, हमने उसको एम्बुलेंस में डाल के पुणे के लिए निकले और परभनी के पास उसकी जान चली गई।
मैं बोला ये तो बहुत ट्रैजिक है। नहीं सर, हमने आपका सुनना चाहिए था। मैं बोला चलो, जो होना था भगवान की मर्जी थी वो हो गया, अब तो उस पर अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। बोला नहीं सर, आपने बाय चांस आपका कॉल आया तो मैं सोचा ये मैं आपको बता दूं। ऐसे कई किस्से हुए कि जिनको शायद मैं मदद नहीं कर पाया और कुछ को कर पाया, जो भी है। लेकिन कोविड एक बीमारी ऐसी थी, आज तक उसके बारे में हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये बीमारी जनरेट कहाँ से हुई। वो अलग अलग थियरीज बताई जा रही है कि वुहान के वेट मार्केट में वो आया, वो आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटल लैब से स्किप हुआ। कोई बोलते वो एनिमल में था, वो जंप हो गया दूसरे एनिमल पे। और वेट मार्केट मतलब समथिंग लाइक स्लॉटर हाउस। हम तो शीप या गोट खाते हैं, लेकिन वहाँ तो सब तरह के एनिमल्स खाए जाते हैं। तो उनसे कोविड का फैलाव हुआ। ये कोविड टाइम बहुत टेस्टिंग टाइम था, क्योंकि 100 साल के बाद ऐसी बीमारी आई थी। स्पेनिश फ्लू 2018 में आया था, 1918 में, और ये 19 में कोविड। तो बीमारी अलग थी, किसी को कोई पता नहीं था, कितने लोग मर गए, लोगों में काफ़ी दहशत थी। और सबसे बड़ी डर सब लोगों के मन में था कि मेरा डेथ ऐसा ना हो कि मैं अनक्लेम बॉडी बोल के मुझे दफनाया या जलाया जाए। लेबर का माइग्रेशन उसी वजह से हुआ। मैंने कितना उनसे बात किया, वो बोले सर नहीं, हम यहाँ मरे तो आप तो एक सिर्फ 1 नंबर काउंट करोगे, हमारे घर वालों को कब पता चलेगा हमको मालूम नहीं कि हम जिंदा भी है या मर गए, तो हम नहीं रहना चाहते। तो वो एक दहशत थी, और उसकी वजह से कोविड का ओरिजिनल प्रॉब्लम, लेबर माइग्रेशन, फूड सप्लाई, लॉकडाउन एनफोर्स, काफ़ी इश्यूज थे कि उसके बारे में बोलते रहे तो 4 घंटे भी कम पड़े। बट इससे हमने कुछ सीखा। आप जो कह रहे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ एस्टेब्लिश की गई है। 2004 के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैनहट्टन प्रिंसिपल्स बोल के बनाए गए कि भाई जो भी डिसीज़ है वो डिसीज़ आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है कि ये सिर्फ आदमी को हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 to 75% डिसीज ये जानवरों से आदमियों को आते हैं, जिसको ज़ूनोटिक डिसीज कहते हैं। और आदमी और जानवर ये तो दोनों भी एक लिविंग बीइंग है, और ये दोनों कहाँ रहते हैं, ये एनवायरमेंट है। तो इसका सबका आपस में कुछ तालमेल है, कुछ संबंध है। अगर कंस्ट्रक्शन में कुछ डस्ट होती है तो आपको श्वास की बीमारी ये होने की पॉसिबल है, COPD बोलते हैं हम उसको। तो एनवायरमेंट या पानी में कुछ इन्फेक्शन आ गया तो आपको बीमारी हो सकती है, या फिर गैया मैया को कुछ हो गया तो उससे आपको डिसीज ट्रांसफर हो सकता है, वो फुट एंड माउथ डिसीज हो। कोई भी डिसीज जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग को आ सकता है उसको हम ज़ूनोटिक डिसीज कहते हैं। और इसीलिए एक नई सोच सामने आई है, वन हेल्थ। हेल्थ ऑफ एनिमल इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज अगर एनिमल हेल्दी रहा तो ही ह्यूमन। अगर डॉग रेबिड रहा तो आपको रेबीज होने की चांसेस ज़्यादा है, अगर लेकिन डॉग ही रेबिड नहीं हुआ तो आपको क्यों रेबीज होगा। या डॉग या कोई अलग कोई बीमारी है, कैनाइन डिस्टेम्पर है, अलग अलग सो मेनी इसकी बीमारियां हैं। और कई केसेस में ये जो
एनिमल्स रहते हैं, वो एनिमल्स आपको प्लेग, चूहे से हमको आ गया, तो ये क्यों होते हैं? और वन हेल्थ का कंसेप्ट ये है कि ये ट्रांसमिट ना हो, ये एनिमल को ना हो, इस तरह से हमने काम करना चाहिए। और ये करने के लिए, और नॉट ओनली एनिमल्स, व्हेन आई से एनिमल्स इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल्स, हमारे पास ताड़ोबा के जंगल है, वहाँ अगर कोई शेर मर जाता है या बाघ मर जाता है तो उसको कहाँ से आया इन्फेक्शन? हो सकता है कोई वल्चर हो सकता है कोई जिस आदमी को जिस जानवर को उसने खाया वो इन्फेक्टेड हो, तो वो ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि वो जानवर या उस जाति के प्रजाति के जानवर और किसी को ट्रांसफ़र ना करे। तो ये सब चीज़ों के लिए वन हेल्थ कंसेप्ट आया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ बोल के नागपुर में बनाई जा रही है। और इसमें वेटनरी डॉक्टर्स, एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ वाले, ये सबको इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि हम समझ पाए कि क्या होने से क्या हो सकता है। जैसे कि अगर एनवायरनमेंट की हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे, ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो कहीं प्रजाति नष्ट होने की संभावना है। अगर वो प्रजाति नष्ट होती है तो उसमें जो भी डिसीज़ पल रहा था वो शायद मॉडिफाई होके किसी और को जाएगा या ह्यूमन बीइंग को हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कई प्लांट्स का लाइफ खतरे में आ सकता है। सोचो अगर 3 डिग्री टेम्परेचर बन गया तो शायद पंजाब गेहूं की उपज नहीं निकाल पाएगा। कहाँ से आएगा गेहूं? शायद चावल नहीं आंध्र प्रदेश में बन पाएगा। तो ये सब चीज़ों को के बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये सब कंसेप्ट एक अलग कंसेप्ट बोल के सामने आ रहा है, वन हेल्थ। तो वो कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए मैं यहाँ आया था। एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे है कि बहुत वृहद तरीके से हमने बात की और बहुत अलग अलग आस्पेक्ट में बात की। कोविड के दौर का जिक्र हुआ। कोविड एक ऐसा दौर था जब पावरफुल व्यक्ति का भी एक तरीके से वो पावर विहीन हो गया था। एक तरीके से वो अपने आप को शक्तिशाली होने के बाद में भी शक्ति नहीं होना महसूस कर रहा था। कोविड का ये दौर था। अब आप जिस सिस्टम के पूरे इर्द गिर्द आपने अपना जीवन गुजारा वो पावर के केंद्र में रहा। आपसे ये जानना समझना चाह रहा था मैं, और हमारे दर्शकों को भी ये जानना समझाना चाह रहा था कि आपके नज़रिए से पावर क्या है, या आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, या अगर आपके पास में पावर है तो सलीके से उसका इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए। पावर अब अलग अलग अपनी अपनी सोच है। कोई सोचेगा पावर तो वो है कि वो उसको बेस्ट ऑफ दी एमिनिटीज़ और सुविधाएं दे। जहाँ तक मैं सोचता हूँ पावर एक आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए हम कैसा उसका जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सुसाह्य या ज़्यादा कंफर्टेबल बना सके, उस दिशा में पावर ने चलना चाहिए, पावर ने काम करना चाहिए। पॉलिटिकल कंपल्शंस हो सकते हैं। कई बार मुझे बताया जाता है कि ऐसा पूछा गया मुझे कि सर आपको एक दिन का सीएम बना दिए तो आप क्या करोगे? मैं बोला कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक दिन में तो मैं ऑर्डर निकालूंगा, खत्म, मेरा टेन्योर खत्म हो जाएगा। से कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसका सॉल्यूशन एक दिन या 2 दिन में नहीं है। हमको बहुत उस पर काम करना पड़ेगा। हमको अलग अलग प्रॉब्लम्स आगे जो आने वाले हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं।
नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अगर साथ काम करने लगे तो वो इस धरती को स्वर्ग भी बना सकते और इस धरती को नरक भी बना सकते हैं। जैसे एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब सबको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एटम बॉम्ब एक छोटा एटम पूरे मुंबई जैसे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी साथ में आ गए तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना सकता है कि शायद सब मेडिसिन हम बड़ी आसानी से बना पाएंगे और सब अफोर्ड कर पाएंगे। बट अगर ये गलत दिशा में यूज़ किया गया तो इसके बायो वेपन्स भी बन सकते हैं। तो किस तरह से हमको ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेना है और ये टेक्नोलॉजी और ये ज्ञान आम आदमी का जीवन सुसह्य करने के लिए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई किताब जो आप सलाह दें कि जीवन में उस किताब को पढ़ना ही चाहिए? ऐसे तो कई किताब है। महात्मा गांधी को आप बहुत फॉलो करते हैं या? मैं बचपन में बहुत उनके बारे में पढ़ा हूँ, उनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा हूँ। शायद किसी को पसंद पड़े या किसी को ना पसंद पड़े, बट कोई तो आइडियोलॉजी थी। ये बात ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ या जो व्यूज़ मैं आगे रख रहा हूँ वो सभी को एक्सेप्ट हो। उनके व्यूज़ थे, किसी को पसंद आए किसी को ना पसंद आए, अपने अपने व्यूज़ है, अपने अपने ये। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि जो माइथोलॉजिकल रामायण या महाभारत हो उसको हमने कितना सीरियसली लेना चाहिए। मैं तो पहली बात ये कहता हूँ कि रामायण और महाभारत ये माइथोलॉजिकल नहीं है, ये इतिहास है। हम अगर पुरातन ग्रंथों का अगर स्टडी करें तो वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, उनकी कैटेगरी आती है और उसमें इतिहास कैटेगरी में रामायण और महाभारत को डाला गया है। ये 1000 BC में हुए, 1500 BC में हुए, उसके बारे में डिबेट हो सकती है, चल सकता है, बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज इमेजिनरी। हो सकता है उसमें कुछ बात में चीज़ें ऐड हो सकती है कुछ, बट ये वस्तु स्थिति है कि ऐसा कुछ हुआ है। राम के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक आदर्श आदमी या आदर्श पुरुष, इसीलिए तो उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए ये हम राम को देख के, और जब कृष्ण को देखते हैं तो एक अलग तरीका आदमी, शायद प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा रिलेवेंट, टिट फॉर टैट, कृष्ण जैसा आप उससे बिहेव करोगे वैसा वो आपसे बिहेव करेगा। और राम वैसा नहीं है। राम एक आदर्श व्यक्तिमत्व है। शायद हर आदमी सोच के भी राम बनने की कोशिश जरूर करना चाहिए, बट कृष्ण तो आप बनते ही हो और करते ही उसी तरह बिहेव करते हो। कृष्ण ने वैसा ही किया जो शायद हम उसकी जगह रहते तो करता। कृष्ण की महत्ता यहाँ है कि शिशुपाल को उसके 100 सीन होने तक उसने उसको टॉलरेट करता रहा। शायद हमारे में उतना टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि उसने उसके माँ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 सीन होने तक मैं इसको सह लूँगा। जब कर्ण ने कुछ अलग स्टैंड लिया धर्म के बारे में तो उसने उसको खरी खोटी वहीं सुना दी कि तूने खुद धर्म को नहीं सोचा। अभिमन्यु को जब मारा तब तुमने धर्म तुमको याद नहीं आया। तो एक वो अलग सोच है।
प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मोर रिलेवेंट मुझे कृष्ण लगता है। राम जैसा आदर्श बनना ये तो हर आदमी की इच्छा चाहिए, हर आदमी की ख्वाहिश चाहिए। बन पाए या न बन पाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भी एक दूसरा आपकी लाइफ का आइडल हो सकता है, जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भूमिका निभाता है। चलिए, डॉक्टर दीपक मैसेगर सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी आपसे बातचीत हुई और मुझे लगता है कि आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है कि अलग अलग एस्पेक्ट पे आप जो है बात कर सकें या उस बातों को करने के लिए आप कंफर्ट हो और तत्वों के साथ में बातचीत करें। तो आपके साथ में बातचीत करके हमारे साथ कुछ उसी तरीके का अनुभव हुआ। मुझे लगता है कि आपसे जो हमने बातचीत की वो हमारे दर्शकों तक भी पहुंची होगी और उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि समय समय पर आपसे मौका मिलते रहे तो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बातचीत होते रहे, ताकि आपके जो जीवन का अनुभव है, आपके जो जीवन का सार है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ वो सार है, वो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके। बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आपके जानकारी के लिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की मेरी चाह है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँ, इसलिए मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है, मैटर दैट मैटर्स। आज की परिस्थितियों में कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट है, सो व्हाट दैट मैटर्स टुडे इज़ बीइंग कवर्ड अंडर मैटर दैट मैटर्स। तो वो YouTube चैनल पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे अलग अलग विषयों पर मेरी राय या मेरी विचार आप सुन सकते हो। थैंक यू वेरी मच UCN, थैंक यू।